नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप लोग सब कैसे हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो है, वो बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के साथ-साथ मैं एज़ ए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स पे डिस्कशन करूँगा। क्योंकि जो-जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ और जो ट्रेड टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से जो ट्रेड बनता है, वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरा मकसद है हर किसी को मतलब मेरा इतने सालों की जो जर्नी है, मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जो आप सीख कर खुद के ऊपर मतलब इंडिपेंडेंट आप हो सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जहाँ से आप किसी की हेल्प ना लेकर, किसी से टिप्स ना लेकर काम कर पाएँ। फ्यूचर में मुझे मेरे भी ज़रूरत ना पड़े, तो इसी हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलो मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन करिए। बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो अपडेट्स आपको काम में लगेगा और बहुत सारे एज़ ए लर्निंग पर्पस में भी आपको बहुत सारे डेटा देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी इसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन आप सभी जानते हैं इंडिया के जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे टॉप मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, तो उसमें से टॉप 3 कंपनीज के अंदर इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। तो हमेशा आपको टॉप 3 में नहीं दिखेगा, कभी-कभी टॉप 4, टॉप 5 में भी चला जाता है। तो ये चेंजिंग होते हैं मार्केट कैप के हिसाब से रेंज के हिसाब से। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 15,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 16 के आसपास है और तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो आरओसी आरओई बेस्ड लेवल में देखने को मिला। एवरेज माना जाता है 15 के ऊपर, तो यहाँ पे तो 44% के आसपास है। इसका मतलब बहुत शानदार तरीके से कंपनी काम कर रहा है और कंपनी का जो 3 साल की जो एवरेज मतलब जो आरओसी है वो भी देखिए 35% के ऊपर है। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं, कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज भी शानदार है, कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट भी एवरेज के आसपास है। कंपनी का पैग रेशियो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। हमेशा कहा जाता है कि 1% के नीचे पैग रेशियो होना चाहिए। और कंपनी के देखिए अर्निंग जो है, नेट इनकम जो है वो भी पॉजिटिव में है और 890 करोड़ के आसपास इस बार इनकम हुआ। डेप्थ भी कम है और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। अभी यही चीज को मैं क्वार्टरली बेसिस में दिखा दूं तो कंपनी इस बार पिछले सालों की तुलना से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट किए और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो भी शानदार देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं यहाँ पे बता दूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो करीबन नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे देखने को मिला 200 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। जो पिछले सालों में 180 करोड़ था, इस बार 220 करोड़ के आसपास देखने को मिला। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ आपको परसेंटेज वाइज दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी और भी ज्यादा शानदार है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी 1 ईयर्स में जो रिटर्न था वो नेगेटिव में चला गया था, आज 19% के आसपास 1 ईयर में रिटर्न देखने को मिला है। अभी यही कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। एफआईएस के पास 4% होल्डिंग था, डीएस के पास 8% होल्डिंग था और पब्लिक के पास 42% होल्डिंग था। अभी वो होल्डिंग चेंज होकर क्या बन चुके हैं, डीएस के पास होल्डिंग 10% हो चुके हैं और एफआईएस के पास 17% हो चुके हैं और पब्लिक के पास स्टेक कम हो चुके हैं। इसका मतलब पब्लिक गलती यहाँ पे ही करते हैं कि जब कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए तब वो एग्जिट कर लेते हैं और जब कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए तब वो होल्ड कर लेते हैं। तो मतलब जब कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए तब वो एग्जिट कर लेते हैं और जब कंपनी के ऊपर मतलब करेक्शन होते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो एग्जिट कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, एज ए बड़े इंस्टीट्यूशन के हिसाब से सोचिए। जब वो लोग पॉजिटिव में कंपनी के ऊपर कुछ सोच रहा है तो आप चिंता करके कहाँ से भाग रहे हैं। तो देखिए लास्ट कुछ डेज में कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ आप देखेंगे तो 2400 के, इसका मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख 40,000 माफी चाहता हूँ 24 लैक्स के आसपास क्वांटिटी यहाँ पे उठाया गया। तो आप देखेंगे तो कंपनी की जो डिलीवरी है तो 1 सितंबर से लेकर 29 अगस्त, तो अगस्त मंथ में कुछ डेज और 1 सितंबर में कंपनी के ऊपर जंप देखने को मिला डिलीवरी में। उसके बाद डिलीवरी थोड़ा सा कम हुआ, फिर से कंटिन्यूसली डिलीवरी ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। तो डिलीवरी इस तरीके से कम और ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ही उसका आपको डिटेल्स में दिखाएगा। देखिए चार्ट पैटर्न क्या बना, यहाँ पे एक
शोल्डर बना, उसके बाद शोल्डर बना, उसके बाद कप बना, उसके बाद फिर से शोल्डर बना, सॉरी कप नहीं, हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो इसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किसने ब्रेक किया? इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। और कंफर्मेशन किसने कर दिया? कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। तो यहाँ पे एंटी बना और जो टारगेट लेवल बन के आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट बनेगा वो 2344 रुपीज के आसपास। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 41% के आसपास टारगेट निकल के आ रहा है। तो मैं इस टारगेट के लिए इंतजार करूंगा। और बीच में एक जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कंपनी के लिए प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यही रेंज के बाद शेयर के ऊपर बिग होना हुआ था और यही रेंज कंपनी के लिए एक टॉप लेवल दिखा था। मतलब यही कंपनी के ऊपर टॉप लेवल में है, इस लेवल को ब्रेकआउट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड, जिसको एमजीएल नाम से आप जानते हैं। तो एमजीएल भी एक मतलब देखा जाए तो एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और ये कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र बेसिस बिजनेस करते हैं और महाराष्ट्र में ही कंपनी का टोटल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और कंपनी 5,900 किलोमीटर से भी ज्यादा कंपनी पाइप्स को बिछा कर रखे है। मतलब इसका जो नेटवर्क है वो 5,900 से भी ज्यादा कंपनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक हर कैटेगरीज में कंपनी पीएनजी गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीएनजी गैस का मतलब है पाइप नेचुरल गैस। तो पाइप जो नेचुरल गैस है उसको कंपनी 5,900 किलोमीटर तक बिछा के रखे है। तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है और कंपनी के जो इनकम है वो भी बढ़ते जा रहा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और इसका जो प्रोमोटर है वो टोटली गवर्नमेंट है, मतलब गेल इंडिया लिमिटेड इसका प्रोमोटर है। और कंपनीज की जो खासियत यही है, मैं आपको एक चीज दिखा दूं। कंपनी का आरओई तो बेस्ट है, 5 सालों में भी, सॉरी 1 साल में भी बेस्ट है और 3 सालों में भी बेस्ट देखने को मिला। अभी यही चीज रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ एसेट में 14% के आसपास रिटर्न ऑफ एसेट देखने को मिला, जो एवरेज के आसपास है। और सबसे जो बेस्ट मुझे लेवल्स लगा वो है इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज 136 के आसपास देखने को मिला है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से प्लस पॉइंट के हिसाब से है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्वार्टरली दिखा दूं, कंपनी सेल्स हर क्वार्टर्स में इंक्रीज करते गया। पिछले कुछ जून क्वार्टर्स के मैं डेटा दिखा दूं तो 250 करोड़ से 600 करोड़, उससे 1400 करोड़, उससे 1500 करोड़। तो कंपनी का सेल्स हर सालों में इंक्रीज होता गया और उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 2020 में 45 करोड़ का था, 2021 में 200 करोड़ का आसपास था, 2022 में 185 करोड़ के आसपास बना और 2023 में करीबन 350 करोड़ के आसपास बना। तो हर साल में कंपनी अच्छा खासा जम किए हैं और इसी के चलते कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। अगर देखेंगे तो कंपनी 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, बाकी 3 साल 5 साल में उतना खासियत नहीं है। तो धीरे धीरे करके वो भी रिकवरी कर देंगे। तो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिल जाएगा। अभी यही चीज मैं आपके साथ डिस्कशन करूं एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर से लेकर डीएस, एफआईएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो आप कहेंगे सर क्या आप इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखे हैं? मैं जरूर कहूँ कि इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं जब जब इस कंपनी के ऊपर काम किया हूँ तब भी मैं एज ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से काम किया हूँ, चाहे वो 1 साल के लिए हो चाहे वो 2 साल के लिए हो। मैं ट्रेड ले चुका हूँ, मतलब पहले भी ट्रेड लिया था और अभी जो ट्रेड बना वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इसका डिलीवरी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। कंपनी की जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो किस तरीके से शानदार ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड देखने को मिला। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ तो एमजीएल के ऊपर एक ट्रेड बना है, वो क्या है, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। उससे पहले देखिए यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए थे। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, जब एक लोअर साइड से एक अगर रेंज बने इस तरीके से और बार बार वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहा है और जो लोअर लोअर लो नहीं, लोअर मतलब हायर लो बन रहा है, तो उसका मतलब कंपनी कभी ना कभी ब्रेकआउट करेगा और एक एंटी लेवल बनेगा। तो ब्रेकआउट की कहाँ पे किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ कि जब कोई लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं और इतना बड़ा कैंडल होने के यही मकसद है, जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे थे उसका स्टॉप लॉस कट गया, तो इसलिए एक बड़ा एंट्री यहाँ पे बड़ा कैंडल दिखा। तो मैं इसके ऊपर कभी भी एंट्री नहीं लेता, क्योंकि यहाँ से जाकर अगर टारगेट भी हो जाते तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मैं इंतजार कर रहा था कभी भी टच कर इसको तब मैं एंट्री लूंगा। तो टच किया, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल दिखा तो इसके ऊपर एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक बना।
और एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग कर दूं तो ऑलमोस्ट मुझे टारगेट जो मिला 14% के आसपास, और वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने टारगेट क्यों मेंशन किया? क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन मतलब यहाँ से ही बिग क्रैश हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ से कंपनी के ऊपर क्रैश होने का चांसेस था। तो देखिए कंपनी टारगेट होने के बाद करेक्शन लिया, फिर से करेक्शन, और यहाँ पे जो काप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है उस लेवल को ब्रेकआउट तो किया मगर उसको कंफर्मेशन नहीं किया। कंफर्मेशन तब होगा जब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देंगे, तब मैं फिर से एक नया एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी आप इंतजार करिए, जब मौका मिलेगा तो आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते हैं। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एक स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स है, जो इंग्रेडिएंट है, उसी को बनाने के काम करते हैं। तो आज आरती इंडस्ट्रीज का हालत खराब है, क्योंकि सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज के नहीं, जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है उस सारे कंपनीज का हालत खराब है। फिर भी इस खराब टाइम में भी आपका एक चीज देखने को मिलेगा कंपनी के ऊपर कि कंपनी खुद के कैपेक्स को एक मतलब बढ़ाने वाला है। आप देखेंगे कंपनी ये बता रही द कंपनी हैज कंप्लीटेड द स्केल अप ऑफ एनसीबी कैपेसिटीज। तो जो एनसीबी कैपेसिटीज है उसको ऑलरेडी वो स्केल अप कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। उसके साथ आदर्श कैपेक्स जो है वो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग में चल रहा है। आदर्श कैपेक्स भी वो कंपनी बढ़ाने वाला है। कंपनी का ये भी टारगेट है कि 2025 से 26 तक इसका जो ग्रोथ है वो हायर लेवल में कंपनी लेके जाएंगे। तो अभी इस कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि चाइना ने ग्लोबली मार्केट में, यूरोप कंट्रीज में और ग्लोबली मार्केट में बहुत सस्ते दामों में खुद का केमिकल का प्रोडक्ट बेच रहा है, और इसीलिए आज इंडियन में केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर आज हालात इस तरीके से खराब हुआ है। तो हमेशा खराब नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल वो फिर से खड़ा हो पाएंगे। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक डिटेल्स भी दिया गया है। द Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में एक चीज बताया गया था कि कंपनीज का हालत आज क्यों खराब है, क्योंकि कंपनी बताया कि डिमांड एंड जो मार्जिन है और साथ ही साथ डेप जो रीपेमेंट्स है, इस सारे कारण की वजह से, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट कौन है? चाइनीज जो डंपिंग, मतलब चाइना ने जो डंपिंग किया सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर, इसी के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो बाकी तो कंपनीज के ऊपर हालत जो है वो धीरे धीरे करके सुधर जाएंगे, तो टाइम लगेगा। तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। अगर कंपनी बेकार होता, कंपनी खराब होता, तो पहले वो माल बेचकर भाग जाते। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी फ्यूचर के लिए सोचकर काम कर रहा है, तो आज पूरा सेक्टर में खराबी है तो इसलिए कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है। तो उस कंपनी के ऊपर एक मौका, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली डिलीवरी भी उठाया जा रहा है। अभी एक पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूं चार्ट पैटर्न्स में, तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरीके से लगातार करेक्शन होता गया, और मैंने आपको ये भी मेंशन किया, ये जो लेवल से ये लेवल बहुत कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। क्योंकि यही लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी यही लेवल के आसपास आने के बाद एक बिग जंप देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एक लेवल्स भी मेंशन किया था, और कंटिन्यूसली इस तरीके से जो सेल ऑफ हुआ, अगर इस सेल ऑफ के बारे में बात करूं तो कंपनी अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करे और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो एक बड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ, उस डेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो फिलहाल के मेरे पास कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। जब एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है लंसर कंटेनर्स लिमिटेड। जो कंटेनर्स बनाने वाला कंपनीज है, तो इंडिया में जितने सारे कंटेनर्स बनाने वाला कंपनी है उनमें से नंबर 1 है कंटेनर मतलब कॉनकोर, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम है ऑल कार्गो, मतलब ऑल कार्गो, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। उस देखिए वो आज सेकंड पोजीशन में नहीं रहा, वो थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि टीवीएस सप्लाई सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। तो टीवीएस के ऊपर मैं डिटेल्स डिस्कशन करूंगा, आप अगर मुझे कमेंट्स करेंगे तो, क्योंकि इस कंपनी तेजी से खुद का ग्रोथ दिखा रहा है। क्या सही वो कंपनी का ग्रोथ सही है, क्या गलत है उस कंपनी के ऊपर, मैं आपके साथ डिस्कशन जरूर करूंगा अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, जिस कंपनी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, इसका नाम है लंसर कंटेनर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट क्या किया, कंपनी यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, और वो भी 22 तारीख को। हर एक शेयर में कंपनी 2 शेयर बोनस देने वाले है। तो ये था कंपनी का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।